हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज से। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी का सैंपल पेपर। और ये जो सैंपल पेपर है आपके उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही अपलोड किया गया है। और इस सैंपल पेपर में बच्चों आपको पूरा आइडिया लग जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर जो आने वाला बोर्ड एग्जाम 2023 का, तो वो कैसा रहने वाला है, टफ आने वाला है या बिल्कुल ईजी आने वाला है, और उसकी जो मार्किंग होगी कैसी रहने वाली है, और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो देर ना करते हुए ले चलता सीधा आपको सैंपल पेपर पर। और इसमें जितने क्वेश्चन देखेंगे बच्चों लगभग सारे आपको, अगर मैं बोलूं कि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप बिल्कुल उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जिस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है तो उसको आपने बिल्कुल अच्छे से हाथों हाथ याद कर लेना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सॉल्यूशन चाहिए तो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो सैंपल पेपर है इसको मैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस सैंपल पेपर को डाउनलोड करके आप जब चाहें इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। और एक चीज उन बच्चों के लिए जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं बच्चों, आपको मैं पूरे बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के जो भी पेपर्स होते हैं और 12th वालों को भी मतलब कंप्लीट अच्छे से तैयारी कराता हूँ बोर्ड एग्जाम के पेपर्स की, सारे सब्जेक्ट्स की। तो जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आती है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो आपके पास टाइम रहते पहुंच जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2023, और उसके नीचे आप पढ़ पा रहे होंगे विषय हिंदी और सैद्धांतिक है, यानी हिंदी का थ्योरी का पेपर है। टोटल आपको पता है इस बार आपके 80 नंबर की टोटल थ्योरी होनी है और 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल मार्क्स मिलने हैं। और जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे वो बच्चों आपके स्कूल में आउट मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर आएंगे, तो आपने प्रैक्टिकल की भी तैयारी अच्छे से रखनी है ताकि आपको प्रैक्टिकल में भी अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। निर्देश पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं। पहला निर्देश है, इस प्रश्न पत्र के 8 खंड का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा तथा जा है। आठों खंडों में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्नों का अनिवार्य है उत्तर देना। दूसरा है, उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। क्रमवार मतलब हो गया कि अगर आप पहले प्रश्न को करना शुरू कर रहे हैं तो उसका फिर का करिए, फिर खा करिए, इस तरह से आप करते जाइए कंटिन्यू। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। कोशिश करिएगा, अगर नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब लिखना ही लिखना है। और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो भी आप सामने देख पा रहे होंगे जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। तो जो पहला प्रश्न है बच्चों वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश को मैं थोड़ी देर यहाँ रोकता हूँ, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके, और उसके बाद नीचे जो प्रश्न बच्चों आपसे पूछे हैं उनका आंसर पहले आप खुद से ट्राई करिए देने का। बाकी इसका सॉल्यूशन तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों वो है, हिमालय कहने से भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा के अतिरिक्त क्या बोध होता है। 2 नंबर का प्रश्न है ये। तो आंसर इसका आपको मिल जाएगा इसी पैराग्राफ में। दूसरा प्रश्न है, पृथु राजा ने पृथ्वी को क्यों डराया धमकाया। तीसरा है आपका, हिमालय का बड़प्पन किस रूप में है। चौथा आप देख रहे हैं, हिमालय कौन सी संस्कृति का अग्रदूत है। और पांचवा बोला है, इसका एक उपयुक्त शीर्षक। शीर्षक यानी जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो कहानी का नाम होता है। दो बैलों की कथा हो गया, फिर भक्ति बोल रहा हूँ। तो इस तरह के जो भी आपके चैप्टर हैं तो चैप्टर का एक शीर्षक होता है, ठीक है, पाठ का नाम जिसे आप बोलते हैं। तो वैसे ही आपने एक शीर्षक देना है इस गद्यांश के लिए। तो कोई भी आप इसका शीर्षक दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वही जो उनके माइंड, जो एक के माइंड में वो दूसरे के माइंड में, कोई भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है खंड खा, इसमें रचना का काम है बच्चों। बोला है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में। तो पहला आप देख रहे हैं उत्तराखंड में पर्यटन की संभावना, और नीचे आपको टॉपिक दिए हुए हैं, तो इन टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने अपना निबंध पूरा करना है। पहला आप देख रहे हैं पर्यटन का अर्थ। दूसरा है उत्तराखंड के पर्यटन स्थल। तीसरा है पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएं। चौथा है आपकी पर्यटन की उपयोगिता। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने इस निबंध को लिखना है। और आपको टोटल 2 निबंध दे रखे हैं, 2 में से किसी एक को करना है। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि का संकट। तो जनसंख्या कैसे आने वाले समय में संकट बन सकती है। तो पहला है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। दूसरा है, जनसंख्या के अनुपात में घटते संसाधन। तीसरा है आपका अन्य समस्याएं। चौथा पॉइंट आप देख रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो ये 4 पॉइंट पर ही आपने पूरा 250 शब्द कंप्लीट कर देने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, जनपद स्तर पर आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर छोटी बहन को बधाई देते हुए पत्र लिख लिए। पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम का खा गा है, यानी आपने अपना नाम नहीं लिखना है, इसका यूज करना है चाहे का गा।
ठीक है। और बाकी देखो ऊपर का जो मैटर है वो आपने ठीक लिखना है, नीचे का जो जहाँ पे आप पत्र को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। बाकी अंदर की जो डिटेल्स आप लिखते हैं, ठीक है, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने सिस्टर को लिख रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि इसी चीज से रिलेटेड हो जिसके बारे में आपको बताया गया है ऊपर। इसी के अथवा में अगर आपको वो नहीं आता है तो आप ये दूसरा लिखेंगे, अपने क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु एक पत्र लिखिए। किसको लिखना है? समाचार पत्र के संपादक। संपादक देखो, अगर आप कोई भी अखबार उठाओगे तो वहां पे एक संपादक द्वारा एक लेख लिखा जाता है, तो उसको आपने क्या लिखना है? पत्र लिखना है। किस चीज के बारे में? विषय आपको दिया गया है शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु, ठीक है, यानी जो पानी पीने योग्य पीने योग्य जो पानी होता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही ठीक से, तो उसके लिए आपने उसको लिखना है कि आप ये खबर अखबार में छापिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेक्शन गा यानी खंड गा, व्यवहारिक व्याकरण। तो इसमें देखो बच्चों, लास्ट ईयर मैंने ये आपको बहुत अच्छे से व्याकरण कराई थी। आई होप जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं मतलब उनके उनके तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बट आपसे वो उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार पीछे वाली वीडियो भी जाकर के हिंदी की जरूर देखिएगा। सिंपली आपने डालना है कंबोज सर हिंदी 2021-22 डाल दीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसमें आप देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छाटकर उसका भेद लिखना है। तो बाकी सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी दूंगा आपको, सिर्फ यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर समझा दे रहा हूँ। बालिका गेंद से खेल रही है, तो इसमें क्रिया क्या हो गया? खेल रही हो गया, ठीक है, खेल रही है, या फिर सीधा सीधा खेलना। दूसरा है आपका मछली तालाब में तैरती है, तो क्रियापद छाटना है और उसका भेद लिखना है। भेद बच्चों आपके दो होते हैं, सकर्मक और आकर्मक। तो इन दोनों में से कौन सा भेद होगा वो आपने बताना है, प्लस क्रिया छाटनी है। उसके बाद चलते हैं 5वें नंबर में, बोला है यथा निर्देश उत्तर लिखिए। अब इसको क्या करना है, इसमें वो आपको पीछे लिखा होगा क्वेश्चन के। तो पहला है आपका लता का स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए वह दौड़ में प्रथम आई, ठीक है। अब इसमें समुच्चय बोधक करना है, समुच्चय बोधक शब्द छाटकर लिखिए। तो समुच्चय बोधक क्या हो गया यहाँ पे? समुच्चय में यानी जो बोध करा रहा है किसका? समुच्चय का, इसलिए आ जाएगा क्या वो? समुच्चय बोधक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए। बहुत ही देखो बच्चों, व्याकरण के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आपको वहीं मिल जाता है, ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। बस ये है कि एक बार उनको आपके माइंड में, मतलब आपके माइंड में वो चीज सेट होनी चाहिए कि हाँ ये चीज आपकी हिंदी में होती है। जैसे समुच्चय बोधक हो गया, तो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक आप उसको बोल सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों सेकंड वाला देखेंगे, चीता तेज दौड़ता है। आप क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब क्या हो? जो यहाँ पर क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? देखो तेज, ठीक है, आपने देख लिया क्रिया क्या आपकी दौड़ता, पर उसकी विशेष दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 पर। इसमें आप देख पा रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। पहला आप देख रहे हैं इसमें, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। संयुक्त वाक्य में बदलना है, संयुक्त यानी एक इसमें क्या कर देना आपको? वाक्य एक साथ मिला देना, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बता दूंगा। सेकंड आपका मोहन शतरंज खेलता है, क्रम वाच्य में बदलना है। वाच्य आपने पढ़ा होगा, कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है। तो ये वाच्य भी मैं अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से कराऊंगा एग्जाम से पहले पहले। बाकी जितने आप ये ग्रामर वाले सेक्शन देख रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करा दूंगा, ताकि आप हिंदी का कोई भी सेक्शन छोड़ करके ना आए। इस बार एक स्टूडेंट थी अर्पिता बैरागी, उसने हिंदी में जो स्कोर किया 99 आउट ऑफ 100, ठीक है। कई जगह मैंने उसका मैंने रिजल्ट भी डाल रखा है, अगर आप प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देखेंगे तो उसका मैंने डाल रखा है रिजल्ट भी। तो हिंदी में देखो बच्चों, आप आराम से 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए। 7वां नंबर है, निम्नलिखित का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो निर्देशानुसार यानी आपको क्वेश्चन में ही बताया जाएगा कि इसमें क्या करना है। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, पहला है राम द्वारा धनुष मोड़ा गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लेना, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, तो इसको कर्तुवाच्य में बदलना है। अभी मैंने आपको कर्तुवाच्य कर्मवाच्य बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको चेंज करना है। दूसरा है भरत पुस्तक पढ़ता है, इसको क्रमवाच्य में बदलना है, ठीक हो गया। अब चलते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे बच्चों आप स्क्रीन पर। इसमें आ और बा दो सेक्शन में इनको बांट दिया गया फिर से। पहला बोला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जलधि, जलद, निरधि, अम्बुधि। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, देखते हैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द कितने याद है। दूसरा है आपका बा नंबर, निम्नलिखित में
कौन सा शब्द कमल का समानार्थी नहीं है? समानार्थी मतलब होता है कमल के समान अर्थ रखने वाला। तो मेघ हो गया, नीरद हो गया, नीरज हो गया, अम्बुद हो गया। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर भी मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उससे पहले एक बार बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, कहीं क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम हो चुकी है सामने कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, तो चेक करना तो बनता ही है बीच। कई बार हो चुका है बच्चों ऐसे कि मतलब मैं रिकॉर्डिंग करते रह जाता हूँ और देखता हूँ कि लास्ट में रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई होती है, तो ये चीज़ बीच-बीच में चेक करना मेरे लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है और देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जहाँ तक होगा उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको कर लेता हूँ वापस फुल स्क्रीन में। ठीक हो गया, तो अभी हम देख रहे थे 8वें का बा नंबर हमने देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका देख रहे हैं हम प्रश्न नंबर 9। इसमें है निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पे आपको टोटल दो कविताएं कविताएं तो नहीं, कुछ कविताओं के पार्ट हिस्सा दिया हुआ है। तो दो प्रश्न हैं दो दो नंबर के। तो एक तो खास करके बच्चों आप ये कविता वाला जो सेक्शन रहेगा इसमें कवि तथा कविता का नाम सारे चैप्टर आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे कवि तथा कविता का नाम अगर आप याद कर लेते हैं। और 80% चांस है कि वो एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। पहला है आपका कवि को बादल किसके समान लग रहा है, पहला। दूसरा है बाल कल्पना से कवि का क्या आशय है। तीसरा है आपका बादल के किस रूप को निराला ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, 3 प्रश्न है, 3 में से कोई 2 करने हैं। तो आप लोग जरूर लास्ट में मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस हिंदी के पेपर का कितना परसेंट आपको आता है या कितने नंबर आपके आ जाएंगे इस पेपर को अगर आप अभी सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद दूसरी कविता देख रहे हैं फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संधि मिट्टी का गुण धर्म है। तो इसका जो पहला प्रश्न है वह कवि ने फसल को नदियों के पानी का जादू कहा है, उक्त कथन को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। दूसरा है आपका फसल के लिए हाथों के स्पर्श की महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। तीसरा है आपका मिट्टी के गुणधर्म से क्या अभिप्राय है, वर्तमान जीवन शैली का मिट्टी के गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो 3 प्रश्न हो गए, 3 में से कोई 2 आपको यहाँ करने हैं। अब चलते हैं आपके अगले सेक्शन यानी प्रश्न नंबर 10 पर। इसमें आपको बोला है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं और यहाँ पर भी आपको 2-2 नंबर के 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं, 3 में से कोई 2 करने हैं। पहला है आपका भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं और तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। दूसरा आपका अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और तीसरा है आपका उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो 3 में से कोई 2 करने हैं, जो आपको आते हैं उनका आंसर आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि आप तीनों करके आ जा रहे हैं। तो देखो बच्चों आपके जो स्टार्टिंग में जो आपने पहले 2 किए होंगे, मान लो आपने पहला दूसरा तीसरा कर दिया, तो मान लो पहले आपने पहला कर दिया फिर तीसरा कर दिया फिर दूसरा कर दिया, तो जो आपके पहले और दूसरे नंबर पे होंगे उन्हीं को आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। उसके अलावा अब ये हो सकता है आपका पहला गलत हो दूसरा सॉरी पहला सही हो दूसरा गलत हो, तो आपके ये दोनों ही काउंट होंगे। ऐसा नहीं कि आपने पहला तीसरा सही कर दिया तो आप कहेंगे कि मेरा तीसरा सही था तो उसको क्यों काट दिया। तो कोई जो आपके पहले 2 लिखे होंगे वही आपके नंबर जुड़ेंगे एग्जाम में। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में क्या है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। 1 नंबर का है क्वेश्चन, तो शॉर्ट में इसका आंसर आपने निपटा देना है। दूसरा देख रहे हैं छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहता है। ठीक है, तो इसका आप आंसर बहुत ही इत्मीनान से लिखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये जो स्टोरी है तो लगभग स्टोरी पोयम है, बहुत ही अच्छी। अगर आप इसको मतलब अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आ चुका है आपका प्रश्न नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पर इस क्वेश्चन के बहुत कम ही आंसर आप लोगों को यहाँ पैराग्राफ में देखने को मिलते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो स्टोरी वाला पार्ट है वो आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, यानी स्टोरी याद कर लेनी, पूरी स्टोरी में क्या क्या कब कब घटित हुआ है पूरी स्टोरी आपने अच्छे से याद कर लेनी है। तो पहली स्टोरी है बोला है यहाँ पे 2 गद्यांश दिए हैं, तो किसी एक गद्यांश के उत्तर आपने लिखने हैं। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, बाल गोविंद भगत चैप्टर का नाम है। तो इसमें आपका पहला जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं वो है गंगा स्नान पर जाने का बाल गोविंद का मुख्य अभिप्राय क्या होता था। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं यात्रा पर बाल गोविंद ना तो संबल रखते थे और ना भिक्षा लेते थे, ऐसा क्यों। तो 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो इनका आंसर अगर आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न
अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे। तो ये वाली जो स्टोरी आपने पढ़ी होगी, इसमें जो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति सुधारण स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का कूट। इस कथन से लेखक का क्या अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से आपने दोनों पैराग्राफ देखे, दोनों में से किसी एक का आंसर आपने लिखना है। प्रश्न नंबर 13 देख रहे हैं, इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ये भी दो दो नंबर के हैं। पहला जो प्रश्न देख रहे हैं, नेताजी का चश्मा कहानी हमें क्या संदेश देती है, 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा इसमें आपने कम से कम 7 से 8 लाइनें लिखनी है। दूसरा है, संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। तीसरा है, 3 में से 2 करने हैं, तो आपको सिर्फ जो ठीक लगे उसका आंसर आपने लिखना है। तो पठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं, अब यहाँ पे तानते थे, यहाँ पे भी इनका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो नहीं मानते थे। ठीक है, इसको आपने सही कर लेना है, नहीं मानते थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न नंबर 14 पर। अब ये जो है 2 नंबर और 1 नंबर, टोटल 3 नंबर का ये है। पहला है आपका, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों, क्या कारण है। फिर नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सिंपल सा है कि जब भी वो आते थे तो उनकी मूर्ति का चश्मा बदला हुआ दिखता था और उनको उत्सुकता होती थी कि ऐसा कौन करता है, फिर पान वाले से पूछते थे। आई होप कि आप लोग पूरी स्टोरी अच्छे से जानते होंगे। सेकंड है, एक कहानी यह भी, लेखिका का नाम बताइए, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन लोगों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, संक्षेप में बताना है। ठीक है, संक्षेप में मतलब बहुत छोटे में आपको उसको निपटा देना है पूरे क्वेश्चन को। उसके बाद आ चुके हैं आपकी कृतिका में, और उसके बाद संस्कृत का भी हिस्सा बचा, तो जल्दी से हम कृतिका वाला हिस्सा कर लेते हैं। कृतिका से देखो बच्चों, आपके 2 2 4 6 नंबर का आपका कृतिका से पूछा गया, यानी जो आपकी दूसरी बुक है कृतिका, 6 नंबर का वहां से आएगा। लगभग 4 से 5 चैप्टर है, तो बोला है 3 में से किसी 2 के उत्तर देने हैं, सॉरी 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं 4 में से। पहला है, माता का आंचल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को किस प्रकार तर्कसंगत ठहराएंगे। तीसरा है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। चौथा है, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। 4 में से कोई भी 3 करने हैं, और सारे जो प्रश्न हैं 2 2 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके संस्कृत में, खंड चाय आपका, और पहले आपको यहाँ पे भी एक क्या दिया है, एक अनसीन पैसेज दे रखा है। ठीक है, पैराग्राफ दे रखा है, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, पैराग्राफ यहाँ से आप पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ, चाणक्य कस्य मंत्री आसीत। दूसरा है आपका, चाणक्य कुत्र निवसति स्म। थर्ड है आपका, चोरः किम चिंतितवन्तः। ठीक है, और चौथा है आपका, चोरः रात्रो कुत्र प्रविष्टवन्तु, यानी चोर लोग रात को कहाँ घुस गए थे। पहला तो जो अगर मैं इसका अनुवाद करूँ तो चाणक्य किसका मंत्री था। ठीक है, दूसरा है आपका, चाणक्य कहाँ रहता था, और जो चोर थे जिन्होंने कंबल चोरी किए थे वो क्यों चिंतित थे, और चोरः रात्रो कुत्र प्रविष्टवन्तः, यानी चोर रात में कहाँ घुस गए थे, ये किसके घर में घुस गए थे। ठीक है, तो स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17, 2 2 नंबर के 2 प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, एक कविता दे रखी है। कविता आप पढ़ रहे हैं, इसका जो पहला प्रश्न देख रहे हैं, कूपः किम खेदम करोति। दूसरा आपका, कवि कूपम किम कर्तुम न कथयति। तीसरा है देख रहे हैं आप, कूपः कीदृशम, सॉरी कीदृशमः अस्ति। ठीक है, 18 नंबर देख रहे हैं, इसमें आपको क्या दे रखे हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर पूरे पूर्ण वाक्य में देने हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 2 नंबर के 3 ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो तीनों के आंसर आपने लिखने हैं। ठीक है, 3 या 4 होंगे, अभी देख लेते हैं, अगले पेज पर भी एक होगा। तो इसमें पहला प्रश्न देख रहे हैं आप, सत्संगति इति शब्द से का अर्थ अस्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड आपका, निर्भः कस्मे कमलानि दत्तवान, यानी राजा ने किसे कंबल दिए। तीसरा है, वने विवेकानंद विवेकानंदम के अनुगतः। ठीक है, तो इसका आंसर आपने लिखना है। चलते हैं अगले पेज पर। एक 4 में से 3 करने हैं, तो चौथा प्रश्न आप यहाँ देख पा रहे हैं, राजा रघु कस्य पुत्र आसित, यानी जो राजा रघु था वो किसका पुत्र था। प्रश्न नंबर 19 देख रहे हैं, अधोलिखितेषु शब्देषु यथोचितं शब्द के केवलम चत्वारि रिक्त स्थानं पूरयति, यानी आपका आधे आधे नंबर के ये टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो 6 में से आपने 1 2
3 4, तो 2 नंबर के टोटल आपके प्रश्न हैं और 6। ठीक है, तो इसमें से आपने कितने, कोई भी 4 करने हैं, 6 में से कोई भी 4 करने हैं और आधा-आधा नंबर के हैं और इनका जो आंसर है, ठीक है, यहाँ पे तो बोला है निम्नलिखित शब्दों में से, यहाँ पे इन्होंने एक चीज छोड़ दी है। ठीक है, देखो अब उत्तराखंड बोर्ड अब कितना मतलब सैंपल, एक सैंपल पेपर बनाने में इनके हाथों पैरों में दर्द होने लग गया था कि इन्होंने हमें शब्द ही नहीं दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब मुझे तो 4 शब्द कहीं दिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को कहीं दिख रहे हो तो बताइएगा जरूर। ठीक है, बाकी ये जो रिक्त स्थान है वो आप अपनी जो आपकी बुक है संस्कृत की हिंदी के साथ वाली, तो उसमें से देख लीजिएगा, इसके आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है बोर्ड वाले मतलब बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, तो हो सकता है किसी परेशानी या ज्यादा जल्दी देने के चक्कर में छूट गए हो। 20वां नंबर है संस्कृत व्याकरण है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सब एक एक नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, पहला है आपका संधि कीजिए, और संधि कीजिए में पहला आपका है मधु प्लस अरि, तो इसका क्या हो जाएगा, मधुवारी हो जाएगा। पोह प्लस इत्र, तो ये क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक है, संधि अगर इसके आप करेंगे। इसके बाद सेकंड आप देख रहे हैं संधि विच्छेद करना है, पित्र आज्ञा, तो इसका क्या हो जाएगा, पित्र प्लस आज्ञा, ये हो जाएगा हरि प्लस एव। ठीक है, हरेव। तीसरा देख रहे हैं समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामोल्लेख कुरुत। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, सिंपल समास विग्रह कर समास का नाम बताना है। तो पहला आपका धन हेनहा, दूसरा है चक्रपाणी। तो अभी ये भी आप लोगों को बच्चों बहुत अच्छे से और मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बाकी जो पहले से जुड़े हैं तो उनको पता है कि जो भी देता हूँ आपके लगभग एग्जाम में देखने को मिलता है। 4 नंबर है आपका निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग अलग करना है प्रत्यक्षम और दुस्तरह है, इसमें से आपने क्या कर देना, उपसर्ग अलग कर देना है। नेक्स्ट आपका है 5वां कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको ये दो शब्द दे रखे हैं, तो इन दोनों में से कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे एक भरना है आपने, एक यहाँ पे भरना है, तो कौन सा आएगा वो आपने बता देना है। ठीक है, उसके बाद जा नंबर है वाक्य रचना व अनुवाद। ठीक है, लास्ट है आपका वाक्य रचना व अनुवाद। इसमें आप देखो कितने करने हैं, किन्हीं 4 वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, या तो आप इस क्वेश्चन को करो या तो फिर इस क्वेश्चन को करो। तो यहाँ नीचे जो शब्द दिए हैं इनमें से किसी 4 वाक्यों का क्या करना है, प्रयोग करना है, और क्या बनाने हैं, अच्छा 4 वाक्य बनाने हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। अथवा में आपको दे रखा है क्वेश्चन, हिंदी में आपको वाक्य दिए हैं और बोला इसका संस्कृत में अनुवाद करिए। किसका, 3 दे रखे हैं, 3 में से किसी 2 का आपने संस्कृत में अनुवाद करना है। तो इसी के साथ बच्चों जो आपका हिंदी का पेपर है वो जो है कंप्लीट। आई होप इस क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से और ध्यान से देखा होगा, और अच्छे से आप इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। और लगभग मैं आपको जरूर ये कहूँगा कि आपके पेपर में इसमें से लगभग आपका 60% यही सेम टू सेम आने वाला है। तो इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा ताकि बोर्ड में आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, और आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और 100% आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में एक चीज ये जरूर बताना कि ये जो आपने सैंपल पेपर देखा है इसका कितना प्रतिशत आप लोग अभी कर पाएंगे और कितने नंबर आने की उम्मीद है अगर आप इस पेपर, यही पेपर अगर आपका बोर्ड में आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।